नमस्कार। आज हम आपको यूजीसी नेट 2020 के नेक्स्ट प्रश्न पत्र कराएंगे 41 से लेकर 50 तक, यानी 41 से लेकर 50 तक। 40 प्रश्न मैंने पहले करवा रखे हैं आपको, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर में चलते हैं। सेकंड पेपर कहाँ से, ये देखो 41 पर भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? घिस करो पोलिस कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, हल, बैलगाड़ी, खेती से उपजाए गए जौ और मटर। क्या पाया गया? हल और खेती से उपजाए गए जौ और मटर। देखो ए और डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय महापाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? क्या क्या संबंधित है? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सोक्रो, फेंगी, डॉल्फिन। क्या नहीं है? जोरवे भांड नहीं है। सिर्फ एक नहीं है इसमें, क्या? जोरवे भांड नहीं है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? कहाँ से मिला शिलालेख? धौली, जोगढ़, उदय गोलम। सन्नाटी से नहीं मिला है। पृथक शिलालेख कहाँ से मिले हैं? धौली, जोगढ़, उदय गोलम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण और बोधिसत्व की अवधारणा। क्या नहीं है? बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन अन्य नामों से जाना जाता था? किन नामों से जाना जाता था? एक तो देवगुप्त और दूसरा देवराज। देवगुप्त और देवराज। किसको? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को, विक्रमादित्य को। यानी कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? कौन प्रसिद्ध टीकाकार? एक तो हो गया कुल्लुक और मेधातिथि। कुल्लुक और मेधातिथि। अल बरूनी और भारत के बारे में निम्नलिखित में से अल बरूनी और भारत के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? ए, बी, डी। ए क्या है? उसे देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था। और बी क्या है? उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांव और शहर के बाहर ही रह सकते थे। और सी, ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया। गलत है। और डी क्या है? उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई और देश नहीं और उनके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं, ठीक है। यानी कि ए, बी और डी। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और भीतरी गांव में कानपुर मंदिर। सिरपुर और गांव कानपुर। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो अपने साथ कौन कौन से हथियार लेकर आए थे? कौन कौन से हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनिक। नाफ्ता और मंजनिक। शिक्षा के संदर्भ में से कौन से कथन सही है? सही कथन क्या है? इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादे नसीर उद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसरिया मदरसे की स्थापना की, ठीक है। ये सही है। कहाँ करी थी उसने? दिल्ली में की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने अपना बेटा शहजादे नसीर उद्दीन महमूद की याद में। बी क्या? रजिया ने मिनहाज सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया था। मिनहाज सिराज कौन था? एक विदेशी इतिहासकार। अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। सही है। ग्यासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की है। गलत है। यमुना के किनारे पे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना नहीं की। अब देखो इनकी व्याख्या दी गई है भाई। नवपाषाण संस्कृतियों में युग के अंत को चिन्हित करते हैं। भारत का नवपाषाण काल एक महत्वपूर्ण काल है। क्या है कि 1842 में क्या था ये? 1842 में भारत में कर्नाटक के रायचूर जिले में ले मंसूरी द्वारा
कब? नवपाषाण का काल था। भारत में नवपाषाण काल चल रहा था 1842 में, और कर्नाटक के रायचूर जिले में, जो दक्षिण एरिया की तरफ है, ले मंसूरी द्वारा, और बाद में 1867 में ऊपरी असम की बरम घाटी में जॉन ब्लॉक द्वारा। एक हो गया ले मंसूरी, एक हो गया जॉन ब्लॉक द्वारा एक नवपाषाण काल की कुल्हाड़ी का पता चला। व्यापक खोज और उत्खनन से भारत की नवपाषाण संस्कृति के बारे में काफी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई। इस काल के मानव ने नई तकनीक से औजार का विकास किया, जिसे घिस कर और पॉलिश करके चमकदार बनाया गया। किसको? पत्थरों के औजारों को। ठीक है, ये देखो, सर्वप्रथम पत्थर के फलक उतारे जाते थे, बाद में उबड़ खाबड़ उपहारों को साफ किया जाता था, और इसे पैकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैकिंग। तृतीय अवस्था में उस औजार को बड़े पत्थर और चट्टान से घिसकर साफ किया जाता था। पहले उसके पॉलिश उतारते, फिर उसके फलक उतारते, फिर ऊपर खाबर को साफ करते, फिर उसको चट्टानों से घिसाते थे। ठीक है, अंतिम अवस्था में ऊपर पशुओं की चर्बी और वनस्पति के तेल से पार कर चिकना किया जाता था। इस प्रकार नवपाषाण के मानव ने चिकने, चमकदार और सुडौल औजार बनाए, जिनमें कुल्हाड़ियाँ, छैनियाँ, हथौड़े, बसोले। क्या क्या होते थे? हथौड़ियाँ जो गांव में मिलती है आजकल, छैनियाँ जो मिस्त्री रखते हैं, छैनी, हथौड़े और बसोले। इसके अतिरिक्त इस कक्षा में हल, दाने अलग करने का औजार, क्या बोलते थे दाने अलग करने को? गिरडी, ब्लेड, और खेती में उपजाए गए जौ व मटर इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या? मेगालिथ शब्द की उत्पत्ति। मेगालिथ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेगास, महा और लिथोस पत्थर से हुई। कब्र या दफन स्थलों को कब्रिस्तान, कब्र और दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। कर्नल मेडोज टेलर पहले व्यक्ति थे जिसने 1852 से 62 में कर्नाटक के सोरपुर दोआब में खोज की और महापाषाण मेगालिथ पर लिखा। महापाषाणी के कब्रों में कई तरह के मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, विशेषकर काले और लाल मृद भांड मिलना तत्कालीन प्रायद्वीपीय भारत के शिल्पकारियों की शुरुआत है। इसने आगे चलकर प्रायद्वीपीय भारत की मृद भांड निर्माण तकनीक को प्रोत्साहन किया। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे का उपयोग और प्रसार किया था। ठीक है, किसने किया था? सबसे पहले महापाषाणिक युग में भारत में ही किसका? लोहे का उपयोग और प्रसार हुआ था। लोहे के बाण, बर्छे की नोक, फावड़े, हाशिया, त्रिशूल, ये सब कुछ मिले महापाषाण काल में। हालांकि इनमें शिकार के हथियार अधिक है, फिर भी लोहे के ज्ञान ने आगे चलकर कावेरी और डेल्टा एवं अन्य प्रायद्वीपीय भागों में कृषि गतिविधि और उत्पादन में वृद्धि की। महापाषाणिक लोगों ने प्रायद्वीपीय भाग में खेती की शुरुआत की। ठीक है, खेती कब शुरू हुई? महापाषाणिक काल में। यह लोग धान और रागी उपजाते थे। क्या उपजाते थे? धान और रागी, जौ, मटर, धान, रागी। ठीक है, कृषि के कारण ये गांव में स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। उत्तरी क्षेत्र के लोगों से इनके संपर्क में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्या? महापाषाण युगीन संस्कृति के लोगों ने दक्षिण भारत में नवीन राज्यों के निर्माण और सभ्यता के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ईसा सन के आरंभ के साथ या संभवतः उससे कुछ पहले ये लोग ऊंची भूमि से उतरकर उर्वर नदी घाटियों में आए थे। कहाँ से आए थे? ऊंची भूमि से उतरकर उर्वर नदी घाटियों में आ गए थे, और कछोरी डेल्टा को कृषि योग्य बनाया। किसको? कछोरी डेल्टा को। कालांतर में उत्तरी भारत में आने वाले व्यापारी, विजेता, धर्म प्रचारक लोगों के साथ आई भौतिक संस्कृति के संगम से अनेक नगरों का निर्माण हुआ। उनके बीच भी विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, इसके अलावा कार्निलियन मोतियों और लापिस लाजुली। क्या क्या था इसके अलावा? कार्लियन
मोतियों और लापिस लाजुली, घोड़े, सैक्रोफिंगी, डोलमैन, तांबे और कांस्य की वस्तुओं से मिलने वाले यह संकेत मिलता है कि महापाषाण काल में व्यापार उन्नत स्थिति में था। रोमन सिक्कों और मृद भांडों का निर्माण ऐतिहासिक काल की शुरुआत की ओर संकेत करता है। ठीक है। अशोक के पृथक शिलालेख, धौली बृहद शिलालेख वर्तमान उड़ीसा के प्रांत के पुरी में स्थित धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हुए हैं, जिनका पता 1887 में कीटो ने लगाया था। इस संबंध में 11वीं से 13वीं तक लेख नहीं मिलते हैं। उनके स्थान पर 2 नए लेख पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखो। जो पृथक शिलालेख थे किस भाषा में थे? ब्रह्मी भाषा और प्राकृतिक भाषा में थे। और कहाँ से मिले? जोगढ़ में। जोगढ़ में कहाँ से मिले? उड़ीसा के गंजम जिले में। जो जोगढ़ है, जोगढ़ में 3 शिलाखंडों पर खुदे हुए मिले हैं। ठीक है। कितने शिलाखंडों पर? पत्थर के 3 छोटे छोटे टुकड़ों पर मिले हैं। 1850 में वाल्टर इलियट को पता चला था इसका। शिलालेख 11वीं व 13वीं तक लेख नहीं मिलते हैं इसमें। सन्नति क्या होता है? दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक के उत्तरी भाग में गुलबर्ग जिला में स्थित चित्तापुर तालुक का एक ग्राम है, जो भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह चंद्र परमेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में एक प्राचीन बौद्ध केंद्र के अवशेष भी मिले हैं। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है। कब शुरुआत हुई इसकी? 1वीं शताब्दी के आसपास हुई। कौन सी बौद्ध संगीति जी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कहाँ थी वह? वैशाली में। ठीक है। ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए, यानी कि अलग हो गए। ठीक है। पूर्वी शाखा का ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा। महायान नाम पड़ा इसका पूर्वी शाखा का ही। भक्ति और पूजा की भावना के कारण इनके लोग सरलता से आकृष्ट हुए। महायान शब्द का वास्तविक अर्थ 2 खंडों महा जमा यान से स्पष्ट होता है। यान का अर्थ मार्ग, महा का अर्थ श्रेष्ठ, बड़ा, प्रशस्त, ज्ञान या समझ ही महायान है। आगे देखो भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या था? समुद्रगुप्त के पश्चात उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? महिषी दत्त देवी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? देव। अभिलेखों में साची के अभिलेख में देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी कहा जाता। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। विक्रमादित्य, विक्रम को देवप्रांत, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि आई थी। और क्या है इसमें? विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। 3 उपाधि धारण कर रखी थी उन्होंने, विक्रमादित्य की, विक्रमांक की और परम भागवत की। याद रखो भाई, उपाधि आ जाती है कई बार मिलान के लिए। इस उद्देश्य से उसने तत्कालीन समय के 3 प्रमुख राजवंशों नागवंश, वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उन्हें अपना हितैषी बनाया था। कौन कौन से थे उसके समय में? उसके समकालीन कौन कौन से वंश थे? एक तो नागवंश हो गया, वाकाटक वंश, कदम्ब वंश। नागवंश, वाकाटक वंश, कदम्ब वंश। उपाधि विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम
भागवत। नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। ठीक है, याद रखना इसको। मनु स्मृति के टीकाकार कौन थे? मेधातिथि। मेधातिथि के अलावा कुल्लुक। कुल्लुक ने किस पे मनु स्मृति पे टीका लिखी थी? भट्ट और गोविंद राज ने भी टीका लिखी। भट्ट और गोविंद राज ने टीका लिखी थी। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल 100 से 300 ईस्वी तक माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्रों को व्यापारी, कृषक, कारीगर होने की बात की गई। शूद्रों को शूद्र कौन से हो सके थे? व्यापारी भी शूद्र हो सके थे, कृषक भी, कारीगर भी। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर है, जिन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखा है? मिताक्षरा। कौन सा? मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर के अलावा विश्व स्वरूप और अपरारक याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार थे। ठीक है। 1200 ईस्वी के काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत अल बरूनी का भारत विवरण, यानी कि अल बरूनी भारत कब आया था? 12वीं शताब्दी में। अल बरूनी 1017 में महमूद गजनवी द्वारा ख्वारिज्म पर आक्रमण कर युद्ध बंदी के रूप में गजनी लाया गया। द्वारा ख्वारिज पर आक्रमण पर युद्ध बंदी के रूप में गजनी लाया गया था। गजनी एक शहर का नाम अफगानिस्तान में है वो। ठीक है। मोहम्मद गजनी इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो गजनी के रहने वाला था। अल बरूनी ने भारत के बारे में निम्नलिखित बात। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी भारत के ऊपर? सबसे पहले भारत के ऊपर जो किताब लिखी गई है वो अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है कुताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। कुताबिल हिंद तहकीकात ए हिंद। पूर्व मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म से पूरी तरह से भिन्न थे। इसका एकमात्र कारण संस्कृत भाषा थी। किसका? अल बरूनी का। अल बरूनी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया था। हिंदू धर्म का शिक्षित और अशिक्षित वर्ग, सामान्य लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि मुस्लिम धर्म के लोग इसे अपरिचित थे। विदेशियों को तत्कालीन भारत में मलेच्छ माना जाता था। मलेच्छ किसको माना जाता था? विदेशियों को। खान पान, विवाह, अन्य सामाजिक संपर्क विदेशियों के साथ नहीं होते थे। ठीक है। विदेशियों के संपर्क में आने पर हर वस्तु को भारतीय दूषित और अपवित्र समझते थे। अल बरूनी के अनुसार हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास था कि उनके देश के समान कोई और देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, कोई अन्य विज्ञान भी उनके विज्ञान के समान नहीं है। अल बरूनी के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज के 4 वर्णों में विभक्त है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते थे। ब्राह्मण के सिर पर उनकी संपत्ति ब्रह्मा के सिर से उनकी उत्पत्ति मानी जाती थी। किससे? ब्रह्मा के सिर से। हिंदू उनको मानव जाति की में सबसे अच्छा मानते थे। अल बरूनी के अनुसार क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधे और भुजाओं से, ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके समान लगभग समान स्थिति में थे। वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघा से, शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई। शूद्र और वैश्य पूरी तरह से समान थे। सराय, घर, गांव, शहर में शूद्र और वैश्य एक साथ रहते थे। अल बरूनी के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में शूद्रों से निम्न वर्ग एक था, अंत्यज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंत्यज। जाति और वर्ण में मुक्त रखा जाता था। भीतरी गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ठीक है। यह गुप्त काल के समय में बनवाया मंदिर है। वास्तुकला का सुंदर नमूना है। ईंटों का बनाया है। सुरक्षित और उत्तम सांचे में डली ईंटों के विशेष रूप में प्रसिद्ध है। इसकी एक एक ईंट सुंदर और आकर्षक आलेखना से वर्णित है। 2-2 फुट चौड़े, 4-4 फुट लक्ष्मण मंदिर क्या है? यह रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ईंटों से निर्मित पहला मंदिर यही है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था भाई? 1711 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा।
इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको ध्यान से देख लेना। थैंक यू।